नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी जो करंट स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल नई सीरीज़, जहाँ पे हम चर्चा करेंगे जो अपने जनरल साइंस है, दैनिक विज्ञान, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें भी जो जनरल साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी के टॉपिक वाइज़ हम एमसीक्यू लगाएँगे विथ जो डिटेल्स होती है, एक्स्ट्रा डिटेल्स उनके साथ में। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर जो है सबसे पहले जो हम दिशा पब्लिकेशन को उठाएँगे और उसके जो दैनिक विज्ञान के जो अभी तक की परीक्षा के अंदर जो आ रखे हैं सारे एमसीक्यू उनको हम लगाने वाले हैं। तो आज थोड़ा इंट्रोडक्टिव क्लास है तो उसके कारण थोड़ा-सा डिटेल्स के अंदर बता रहे हैं। कल से हम डायरेक्टली क्लास स्टार्ट करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। आज जो पहला टॉपिक अपने हमने लिया है इसके अंदर दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान। ये अपना आज का टॉपिक रहने वाला है। जो सभी भर्ती परीक्षा है, जो चाहे सीईटी हो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो ग्रेजुएशन लेवल की हो, चाहे 12th लेवल की हो, पटवारी हो, वीडियो हो, लैब असिस्टेंट हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आरएस भी हो, तो उसी के अंदर सबके अंदर जो है काम में आने वाली है। चाहे आरएसएसबी की जो स्टेनोग्राफर की है उसके लिए हो, तो जनरल साइंस जिसके अंदर भी आ रहा है, उस सभी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। और जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे इसके अंदर। 1992 से लेके 2023 तक के जो सभी प्रश्न हैं, वो इस बुक में संकलित है, उसको हम देखेंगे डेली बेसिस पर। और हमारा टारगेट रहेगा इस बुक को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का। और हमारे साथ-साथ आप बने रहिए ताकि आपके भी फ़ायदा हो सके। तो इसके अंदर क्या है जो विज्ञान की शाखा है, वैज्ञानिक यंत्र, मात्रक अनुसंधान संस्थानक और जो वैज्ञानिक है, उनके बारे में हम देखेंगे। दैनिक जीवन से संबंधित वैज्ञानिक तथ्य और एग्जाम रिमांड जैसे कुछ। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान, ठीक है? इसके अंदर ये सारे टॉपिक होने वाले हैं जो अपने जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके अंदर सभी ये टॉपिक आते हैं सिलेबस के अंदर। तो आपके सिलेबस में जो टॉपिक हो वो देख लीजिएगा आप, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है अपने जनरल साइंस के एमसीक्यू सीरीज। तो दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान, बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस, ठीक है? इसके अंदर हमने इस पर चर्चा कर ली थी एक बार के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है, हिपोक्रेटिस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? हिपोक्रेटिस जो है विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो इसके अंदर हमने गोला भर रखा है। ओमार सीट के अंदर आता है, जैसे उसकी प्रैक्टिस भी हो गई साथ के साथ। तो ये कर रखा है चिकित्सा से जो है क्षेत्र संबंधित है। पीसीआई जो एग्जाम है 1998 वाला, उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन आ रखा है। तो ये अपन को इस ध्यान रखना है, ठीक है? एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो डिटेल्स के अंदर हम व्याख्या देख रहे हैं इसकी। चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो हिपोक्रेटिस है, ठीक है? हिपोक्रेटिस चिकित्सा शास्त्र शास्त्र का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफेस्ट है, ये अपन को ध्यान रखना है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक रॉबर्ट बॉयल। देखो इसके अंदर क्या है कि नाम अपन को डायरेक्ट याद रखना है। मेरे साथ साथ आप भी स्क्रीन पर देखते चले और साथ के साथ इनको पढ़ते चले, क्योंकि इससे ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी। जैसे कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं वैसे ही सेल्फ स्टडी करा रहा हूँ, ठीक है? और इस ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो हो पाएगी, तभी हो पाएगा जब आप भी अपना 100% देंगे और मेरे साथ-साथ जो है वर्ड के ऊपर फ़ोकस करते हुए उनको पढ़ते चलेंगे, ठीक है? तो रसायन विज्ञान का जो जनक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आप उन वर्ड को देख तो सकते ही, तो वो करना है आपको। और ये इफेक्टिव लर्निंग हो जाएगी आपकी, क्योंकि अपने जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार से। और उनके अंदर हमको टिक मार्क करके या फिर ओमार शीट भर के जो आगे क्वेश्चन करना रहता है, तो ये आपको याद रह जाएगा। तो देख रहे हैं अपन, चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिपोक्रेटिस है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफेस्ट है और आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक रॉबर्ट बॉयल है तो है। तो अपन को ये नाम डायरेक्टली ध्यान रखने हैं, ठीक है? रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी वोन लेवोजियर। उत्परिवर्तनवाद का जनक जो है ह्यूगो डी वरिस है, ठीक है? नाम याद रखने हैं अपन को और कुछ नहीं। वर्गीकी का जनक कैरोलस लीनियस। जीवाश्मिकी का जनक लियोनार्डो डा विंसी। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। ये अपन ने 10th क्लास के अंदर जो भी अपनी बेसिक क्लासेस थे उसके अंदर पढ़ा है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर, ठीक है? कवक विज्ञान के जनक माइक केली। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु। जनक का अंदर हम जानते हैं, जनक का अर्थ जो है उत्पत्ति करने वाला होता है या सृजनकर्ता जो होता है उसको हम जनक बोलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास, समय मापक विज्ञान। समय मापक विज्ञान है उसे हम बोलते हैं होरोलॉजी। ये क्वेश्चन आ रखा है अपने आरएस प्री एग्जाम के अंदर और वर्तमान के अंदर भी वैकेंसी आ रखी है आरएस प्री का एग्जाम का।
तो सभी उम्मीद करता हूँ फॉर्म फिल कर दिया होगा और अपनी तैयारी को अ, अच्छे से करिए। क्वेश्चन नंबर ये है समय मापक विज्ञान जो है होरोलॉजी है, ठीक है? आरएस के अंदर आ रखा है ये प्री के अंदर। होरोलॉजी ये समय मापने से संबंधित विज्ञान होता है, ठीक है? अब इसी से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाए आपको कॉस्मोलॉजी क्या है? तो समस्त ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति एवं विकास, विलोपन का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, वो है उत्पत्ति। समस्त ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति के बारे में बात की जाती है, तो कॉस्मोलॉजी के अंदर की जाती है। होरोलॉजी या समय मापन से संबंधित हो गया। टोमोग्राफी जो है मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अवलोकन के लिए जो किया जाता है, रेडियो आइसोटोप होता है, ठीक है? टोमोग्राफी के अंदर हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो का अर्थ हम जानते हैं जल होता है, ठीक है? हाइड्रोजन जैसे है H2O। तो इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की जाँच चिकित्सा होती है, ठीक है? तो पानी से रोगों की क्या होती है? चिकित्सा होती है हाइड्रोलॉजी के अंदर। तो ध्यान रह जाएगा आपको होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, ठीक है? एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने भर्ती परीक्षा के अंदर। शहद के उत्पादन से है, रेशम ये है या सेव के हैं या लाख के हैं, ठीक है? तो जो एपीकल्चर है, एपी का अर्थ होता है मधुमक्खी, ठीक ठीक है? एपीकल्चर, ठीक है? रेशम के निर्माण से जो है संबंधित होता है एपीकल्चर। ये अपन को ध्यान रखना है। सॉरी, एपीकल्चर जो है मैंने बताया था मधुमक्खी से। एपी का मतलब होता है मधुमक्खी और कल्चर का मतलब है किसी चीज का निर्माण करना। तो रेशम कीट तो वो तो सेरिकल्चर हो गया। एपीकल्चर होगा शहद के निर्माण से, ठीक है? तो इसमें गोला भरा हुआ भी है, कब हो जाता है बाई चांस, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो ये अपना हो गया। एपीकल्चर जो है शहद के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास, डिटेल्स के अंदर हम देख रहे हैं जो आपने बताया था अभी। एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। और मधुमक्खी पालन किस लिए किया जाता है ये पता ही है हम सबको, मोम प्राप्त करने के लिए या फिर शहद के लिए। सेरिकल्चर जो है वो रेशम का उत्पादन के लिए हमने बताया था, सेरिकल्चर, ठीक है? और पीसी कल्चर जो है व्यापारिक मत्स्य उत्पादन के लिए जो है पीसी कल्चर, पीसी फिश, मछली, ठीक है? ऐसे याद रह जाएगा आपको। और हार्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर फलों की कृषि के लिए जो है, ये अपन को नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है वापस से। तो हॉर्टिकल्चर जो है फलों की कृषि के लिए। और फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की कृषि, फ्लो, फूलो, फ्लोरी, ठीक है? ये अपन को ध्यान रखना है। ओलिविकल्चर जो है जैतून की कृषि के लिए। ओलिव ऑयल जो होता है जैतून का तेल होता है, तो ओलिव से अपन को याद आ जाएगा जैतून की कृषि के लिए। विटिकल्चर मतलब अंगूर की कृषि के लिए, ठीक है? अंगूर की कृषि विटिकल्चर, जैतून की कृषि ओलिविकल्चर, फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर, फलों की कृषि हार्टिकल्चर, कल्चर जो है अपने व्यापारिक मत्स्य उत्पादन के लिए। सेरिकल्चर रेशम कीट का उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का, ठीक है? पिसिकल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है? तो ये स्टेनोग्राफर परीक्षा के अंदर आ चुका है 21/3/2021 को जो एग्जाम हुआ था। तो मछलियों के जो है पालन ये उत्पादन से संबंधित है, पिसिकल्चर अपन ने देखा है अभी डिटेल्स के अंदर। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती, ये क्वेश्चन आज का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 6/11/2020 का जो है वहां पे पेपर के अंदर। तो विटिकल्चर जो है अपन को अंगूर की खेती के संदर्भ में ध्यान रखना है, विटिकल्चर होता है, ठीक है? मधुमक्खी पालन को कहते हैं मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। आरपीएससी एलडीसी जो है 2012 के अंदर और 2016 के अंदर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अपन को ये भी ध्यान रखना है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है। कनिष्ठ लेखाकार जो है भर्ती परीक्षा हुई थी, तो उसके अंदर आया है ये क्वेश्चन। सेरिकल्चर से रिलेटेड होता है, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए जो है सेरिकल्चर। रेशम के उत्पादन के लिए ये अपन को ध्यान रखना है, ये रेशम कीट पालन किया जाता है, सेरिकल्चर इस प्रक्रिया को बोला जाता है, ठीक है? एपीकल्चर अपन ने देखा है अभी डिटेल्स के अंदर, मधुमक्खी पालन। अब मुझे लगता है शायद ही आपका क्वेश्चन कोई गलत हो पाएगा इससे रिलेटेड। सेल्वीकल्चर जो है वन संवर्धन के लिए। और विटिकल्चर अंगूर की खेती के लिए, ये अपन ने देख लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेडोलॉजी निम्न विज्ञान अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी, ठीक है? पेडोलॉजी जो है वो है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ये आरएस प्री के अंदर पूछा गया है 1999 के अंदर, ठीक है? पेडोलॉजी जो है मिट्टी का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी जो होता है फलों के अध्ययन। जिस भी वर्ड के नीचे पीछे अगर लॉजी लिखा हुआ उसका मतलब है कि उसके अध्ययन के बारे में जो है चर्चा की जा रही है। जैसे बायोलॉजी तो जीव विज्ञान के अध्ययन या जीवों के अध्ययन के जो होता है वो बायोलॉजी होता है। फिर बोटनी, वनस्पति विज्ञान के जो अध्ययन होता है उसे बोटनी, बोटनी या फिर वो बोलता है, ठीक है? जिसके पीछे लॉजी आ गया तो वो है उसका अध्ययन करना, ठीक है? पेडोलॉजी से मिट्टी का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है।
पैरालॉजी स्पंजों के अध्ययन से संबंधित है और पेलोनोलो जो लॉजी है परागकणों के अध्ययन से संबंधित है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन, अब घर्षण और स्नेह जो होता है उनके अध्ययन को बोलते हैं ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी ये भी आरएस परीक्षा के अंदर आ चुका है क्वेश्चन। ट्राइबोलॉजी जो है घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन जो है ट्राइबोलॉजी में कहलाता है। क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तु के गुणों तथा अन्य परिघटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो क्रायोजेनिक्स किया जाता है। क्रायोजेनिक ईंधन भी होता है, क्रायोजेनिक्स इंजन इंजन भी होता है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। जो निम्न ताप पर वस्तु के गुणों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, तो वो क्रायोजेनिक्स होती है तकनीक। सेलेनोलॉजी जो है इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा के जो मूल स्वरूप और गति के अध्ययन के लिए जो किया जाता है वो है सेलेनोलॉजी। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। होरोलॉजी जो है अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा ही था अभी हाल ही में कि ये समय मापने से संबंधित जो विज्ञान है वो होरोलॉजी होता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। ये आरएसपीडी के अंदर हुआ है, जो 1999 के अंदर हुआ था, कैंसिल हो चुका था, ये रद्द हो गया, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है तो अपन को ध्यान रखना है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन संचार का अध्ययन करता है वो है साइबरनेटिक्स। ठीक है, साइबरनेटिक्स मानव और यंत्र के मध्य होता है शौचालन संचार का अध्ययन। हाइड्रोस्टेटिक्स जो है इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रो मतलब जो होता है द्रव होता है, जल होता है, और स्टेटिक्स का मतलब स्थितिकी। ठीक है, इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया घुमा के, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का, मिट्टी के बिना जो पादप संवर्धन होता है, पादप का विकास होता है, उसका अध्ययन जो किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स के अंदर किया जाता है। पौधों के जल संवर्धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और मृदा विहीन कृषि या बागवानी, ठीक है, मृदा के बगैर जो कृषि की जाती है बागवानी। बागवानी का एक प्रकार है जिसमें बिना मृदा के पौधे उगते हैं। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेश के अंदर आया हुआ है 2022 के अंदर क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन के देखते हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन है अपने पास, बागवानी का एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगते हैं, तो अभी अपने देखा है हाइड्रोपोनिक्स ही है बागवानी का एक प्रकार जिसके अंदर बिना जो है मिट्टी के बिना जो पौधे उगाए जाते हैं, तो इधर आ गया हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट अपने पास, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं एथनोलॉजी। ठीक है, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को एथनोलॉजी बोलते हैं। डायरेक्ट याद रखना है, देखो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिमाग लगाइए एक्सप्लेनेशन ज्यादा दें। ठीक है, एथनोलॉजी मनुष्य की जातियों का अध्ययन करने के लिए जो है पद्धति एथनोलॉजी। इथोलॉजी जो है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, इथोलॉजी। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ अगर आप चाहे तो। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास, आयाम में लेजर किरण, जो बीम होता है लेजर किरण, लेजर किरण बोल रही है, लेजर टाइपिंग एरर है थोड़ा। किरण की सहायता से छायाचित्र बनने की विधि का नाम क्या है? आरएसपीडी के अंदर आ चुका है 1996 के अंदर, और 1999 के अंदर भी आया, रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। होलोग्राफी त्रिआयामी मतलब 3D के अंदर जो लेजर किरणें होती है उनकी सहायता से जो पर्दे पर जो छायाचित्र बनते हैं उनको बोलते हैं होलोग्राफी। ठीक है, होलोग्राफी तकनीक में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर बाद में पुनर्निर्मित किया जाता है। होलोग्राम देखने में त्रिआयामी छवि प्रतीत होती है, किंतु ये मूल रूप से द्विआयामी आकृति का ही होता है। दिखने में जो होता है ये 3D लगता है इमेज। जो होलोग्राफी होता है लेजर किरणों को जो है गुजारा जाता है लेंसों के माध्यम से, एक पर्दे पर चित्र बनाया जाता है, और फिर जो चित्र लिखता है दिखने में 3D होता है, लेकिन जो है ये 2D सरफेस के ऊपर ही बनता है चित्र। इस कारण जो है इस ये क्या होता है 2D आकृति ही होती है। ठीक है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो वह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किया जाता है। अति जो सूक्ष्म कण होते हैं, माइक्रो जो कण होते हैं, माइक्रो पार्टिकल, तो क्वांटम बोलते हैं उनको। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है उनका अध्ययन किया जाता है फिजिक्स के अंदर। क्वांटम मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये काफी सूक्ष्मतम कण होते हैं। आदि सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, इनकी गति का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। परमाणु की भौतिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन, मेसोन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म परमाणु कणों का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का साइन आप जानते हैं ई होता है, प्रोटॉन का पी, न्यूट्रॉन का एन। ठीक है, पॉजिट्रॉन प्लस होता है, ई प्लस जो होता है उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। फोटोन, ये सब जो है उनका अध्ययन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किया जाता है। अपन को ये ध्यान रखना है, बेसिक जो जनरल साइंस के अंदर। इथनो बोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये पीसीआई के अंदर आ चुका है 1998 के अंदर। प्राचीन काल पौधों का मानव के हित में संबंध, पौधों का धर्म से संबंध, ये क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर देखा है
एथनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर पौधों का मानव के हित में जो है हित से संबंध जो है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। एथनोबोटनी क्या होता है? आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है अपने कवक का अध्ययन किया जाता है। जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया, शिफ्ट थर्ड थी। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा को फाइकोलॉजी कहते हैं, ये भी अपन को ध्यान रखना है साथ के साथ। ठीक है। विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है तो उसे बोलते हैं एनाटोमी। ठीक है। जो जीवधारों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटोमी के अंदर। ओस्टियोलॉजी है कंकाल तंत्र का अध्ययन जो होता है ओस्टियोलॉजी के अंदर होता है। और हिमेटोलॉजी जो होता है रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन। हीमोग्लोबिन जो होता है हीमो जो शब्द है हीमे तो उससे बना है तो हीमोटोलॉजी साफ से जाहिर है कि रुधिर एवं रुधिर से संबंधित रोगों के अध्ययन के बारे में जो है। लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन करना। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पत्ती का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स बोलते हैं। ठीक है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पत्ती का अध्ययन जो होता है बायोनिक्स कहलाता है। मशीनी जगत के अंदर होता है ये उपयोग। प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियों में जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करके इस एवं इसका उपयोग करके इंजीनियरिंग तंत्रों की डिजाइन करना बायोनिक्स या बायोनिक्स कहलाता है। जंतुओं की तंत्रिका तंत्र का अध्ययन बायोनोमिक्स। जंतुओं के अंदर जो अध्ययन किया जाता है वो बायोनोमिक्स। और बायोनिक्स जो होता है इंजीनियरिंग क्षेत्र में यांत्रिकी के अंदर जो किया जाता है वो बायोनिक्स होता है। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो समय की अवधि जो होती है उसका अध्ययन जो है क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी एक राजस्थान के अंदर दैनिक समसामयिकी की किताब भी आती है तो वो भी होता है लेकिन वो नहीं है इसके अंदर। हम साइंस के अंदर बात कर रहे हैं। साइंस के अंदर जो टर्म है क्रोनोलॉजी उसका जो अध्ययन होता है वो समय की अवधि के लिए होता है। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फ्लो के अध्ययन को कहते हैं ये अपन ने देखा ही है। पोमोलॉजी है ये थोड़ा सा गलत टिक हो भर गया है। ठीक है। फ्लो के अध्ययन के लिए पोमोलॉजी और फूलों के अध्ययन के लिए फ्लोरोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फलों के अध्ययन के लिए पोमोलॉजी कहते हैं। फल सब्जी तथा फूल के व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि को हॉर्टिकल्चर। ठीक है। ये अपन ने पिछली बात की है अभी स्लाइड पे कि फल सब्जी तथा फूलों के व्यापारिक उत्पादन के लिए जो बेचने के उद्देश्य से जो उत्पादन किया जाता है उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है। हॉर्टिकल्चर व्यापारिक उद्देश्य होता है फल सब्जी को उगाकर बेचना। ऑस्ट्रियोलॉजी जो है उसका अध्ययन होता है अस्थियों के अध्ययन के लिए या फिर हड्डियों के अध्ययन के लिए जो है ऑस्ट्रियोलॉजी काम में आता है। अर्थात अस्थि विज्ञान के तहत अस्थियों के बने कंकाल का अध्ययन। ठीक है। ऑस्ट्रियोलॉजी। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? निम्न ताप से, क्योंकि क्रायोजेनिक की अपन चर्चा की है क्वेश्चन पहले आ चुका है तो निम्न ताप से ये रिलेटेड है। क्रायोजेनिक का तात्पर्य निम्न तापमान से अति निम्न तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं। ठीक है। 0 से जो 150 डिग्री का सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं। और अति निम्न तापमान को प्रणोदकों जो ईंधन का उपयोग करने वाले इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। जो अति निम्न तापमान होता है उनका उपयोग करने वाले जो इंजन होते हैं उनको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इसमें प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है। प्रणोदक मतलब जो है ज्वाला जो देखा होगा आपने रॉकेट के अंदर जो नीचे से निकलती है तो उससे प्रणोदक ही बोलते हैं। जो उसको आगे गति कराने का कार्य करता है तो उसके अंदर जो है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का जो है इसके अंदर उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्य अधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों तथा प्रक्षेपण यानों में किया जाता है। आ गया नहीं ये रॉकेट वाला वही। ठीक है। तो ओडोंटोलॉजी जो है विज्ञान की एक शाखा है। इसका संबंध जो है किसके अध्ययन के साथ किया जाता है? ओडोंटोलॉजी डोंटो डेंटिस्ट जो कि हम बोलते हैं डेंटिस्ट के पास तो दंत के लिए जो होता है दांत वाला वही होता है। डेंटिस्ट के पास दांत खराब होते हैं डेंटिस्ट के पास जाते हैं ओडोंटोलॉजी। ये तो याद रह जाएगा आपको दंत से डेंटिस्ट दंत। ओडोंटोलॉजी का विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर दांतों उसकी संरचना उसके विकास तथा बीमारी से संबंधित जो है उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से किया जाता है? तो विषयों के टॉक्सिक मतलब यार बहुत टॉक्सिक बातें करता है तू। हम बोलते हैं ना टॉक्सिक बातें ये आदमी बहुत टॉक्सिक है तो बहुत जहरीला जो है उसको या फिर विष होता है। टॉक्सिक का अर्थ होता है विषैला पदार्थ। ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विष के। ठीक है। विष के अध्ययन को ही टॉक्सिकोलॉजी या कहते हैं विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी। विष के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी। विषाणु जो होता है बैक्टीरिया
उसके अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी। जीवाणु के अध्ययन जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया, विषाणु को जो है वायरस बोलते हैं। विषाणु को वायरस बोलते हैं तो वायरोलॉजी हो गया इसके अध्ययन को, और जीवाणु के अध्ययन को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। रोगों के अध्ययन को बोलते हैं पैथोलॉजी, रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रह जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोला जाता है। हम बात कर रहे हैं ऑर्निथोलॉजी की, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन। लिम्नोलॉजी जो है तालाब, पोखर, झीलों आदि के अंदर जो जीवों का अध्ययन होता है उनको लिम्नोलॉजी बोला जाता है। हर्पिटोलॉजी जो है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। उभयचर और सरीसृप है जिनका अध्ययन हर्पिटोलॉजी के अंदर किया जाता है। मेलाकोलॉजी जो है मोलस्का का अध्ययन किया जाता है, मोलस्का कोई जीव कुल है उसके अध्ययन के लिए मेलाकोलॉजी। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कर्मियों के अध्ययन को कहते हैं, तो वो जो है हेमिल्थोलॉजी जो है उनके अंदर क्या जाता है परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कर्मी, ठीक है। हेल्मिथोलॉजी, हेल्मिथोलॉजी जो है चपटे कर्मियों का अध्ययन करने के लिए। हर्पिटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। इकिथोलॉजी जो है मछलियों और मछली पालन का अध्ययन, ठीक है। मेलाकोलॉजी जो है मोलस्कों का अध्ययन। कीट विज्ञान अध्ययन है, कीटों के अध्ययन के बोलते हैं कीट विज्ञान, ठीक है। कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी बोलते हैं, इसे इंग्लिश वर्ड है। जंतु विज्ञान जूलॉजी का एक जो है पार्ट है और जिसके अंदर जो है कीटों का अध्ययन क्यों किया जाता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी जो है जूलॉजी का ही पार्ट है और कीटों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डुवार्फ के बारे में सीखेंगे, तो खगोलशास्त्र जो है विज्ञान का खगोलशास्त्र क्षेत्र है जहाँ पे हम व्हाइट डुवार्फ के बारे में सीखेंगे, उससे खगोलशास्त्र रिलेटेड है ये वर्ड व्हाइट डुहाफ। आरएसपीडी के अंदर 2003 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। खगोलशास्त्री में सफेद बोना जो होता है व्हाइट ड्वार्फ जो है एक छोटे तारे को बोला जाता है जो अपकृष्ट इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ इलेक्ट्रॉन डजनेट मैटर का बना होता है, ठीक है। तो एक तारा होता है छोटा, उसको जो है सफेद बोना या व्हाइट ड्वार्फ बोला जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। ओडोमीटर का संबंध किससे, ओडोमीटर जो है जेल परी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ये शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। ओडोमीटर का संबंध जो है दूरी से है, दूरी ज्ञात करने से संबंधित जो है ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। एडिशनल के अंदर हम देख रहे हैं इसको डिटेल्स के अंदर। ओडोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है और पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है। ओडोमीटर अपने जो है मीटर होता है ना अपने, या फिर फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, उसके अंदर जो मीटर होता है उसके अंदर एक वायर लगा रहता है जो फ्रंट के अंदर होता है। मीटर के अंदर जो डिस्टेंस बताता है वो ओडोमीटर के थ्रू होता है, काम करता है ओडोमीटर, ठीक है। हवा की चाल नापी जाती है, ये एन एग्जाम के अंदर आ चुका है। एनीमोमीटर, ठीक है, काफी ज्यादा चर्चा में रहता भी है एनीमोमीटर। इससे वायु के बल, दिशा तथा गति को मापा जाता है। वायु के बल, दिशा, गति को एनीमोमीटर से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी अपने भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। आरएसपीडी के अंदर आ चुका है ये 2013 के अंदर। एरोमीटर जो होता है वायु, गैस और घनत्व जो है उनका भार मापने के लिए जो है एरोमीटर, अभी अपने क्वेश्चन देखा ही है पिछले वाला। अमीटर जो होता है, अमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए, जो साइंस से बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं तो वो तो काफी ज्यादा काम में लिया होगा उन्होंने अपने जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर। एनीमोमीटर जो होता है, एनीमोमीटर का उपयोग जो है पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। और अल्टीमीटर जो है, अल्टीमीटर का उपयोग जो है इंजन ऊंचाई मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का उपयोग जाता है। इंजन की गति मापन जो है डायनोमीटर के द्वारा किया जाता है, ये अपन ने लिख रखा है इधर, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसे करेक्ट हो जाएंगे। एरोमीटर यंत्र का उपयोग वायु तथा गैस के भार का तथा घनत्व मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का यंत्र का उपयोग विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने के लिए। विद्युत धारा को मापने के लिए जो है एमीटर का उपयोग किया जाता है। और वायु की शक्ति और गति मापने के लिए जो है एनीमोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने को जो है डायनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगर कोई इंजन है, चाहे रेल का इंजन है, चाहे कोई बाइक का इंजन है, किसी उसकी शक्ति को मापने के लिए जो डायनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये यंत्र है ये। अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये पटवार के अंदर आ चुका है क्वेश्चन। और पीएसआई के अंदर भी आ चुका है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। हम जो भी क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं वो रिपीटेड है या फिर किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है, तो एकदम डिटेल्स के अंदर ऑर्गेनाइज वे में हम चल रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, वैसे लैब के अंदर भी रहता है। और आपने देखा भी होगा कि जो स्लाइड के अंदर जो है अपने जब भी ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसके अंदर जो है
स्लाइड के ऊपर अपने ब्लड की जो ड्रॉप होती है उनको ली जाती है और माइक्रोस्कोप का यूज करके उनको देखा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप वह यंत्र है जिसकी सहायता से नग्न आंखों से न दिखने वाले सूक्ष्म जो वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिक्टर पैमाना जो होता है भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है रिक्टर पैमाना, उसको रिक्टर पैमाने पर जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, रिक्टर एक पैमाना है। सिस्मोग्राफी जो है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर भूकंप मापी से मापते हैं। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर जो है मापी जाती है भूकंप मापी की सहायता से। रिएक्टर या रिचर स्केल जो होता है भूकंप की तीव्रता को मापने का मात्रक है रिएक्टर। 1935 में अमेरिकन भूगर्भवेत्ता चार्ल्स फ्रांसिस रिचर, इनका नाम आ गया ना रिचर, ठीक है, इसको रिएक्टर या रिचर भी बोलते हैं इसी कारण, द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और यह गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है और प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु की तीव्रता का 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे लहरें उत्पन्न होती है। ठीक है, प्राथमिक अथवा लंबात्मक तरंगे होती है, एकदम एकदम सीधी तरंगे लंबात्मक, पी तरंगे बोलते हैं इन्हें और ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। भूकंपीय लहरों में सर्वाधिक तीव्र गति की इसी प्रकार की तरंगे होती है, सर्वाधिक गति की जो होती है। अनुप्रस्थ अथवा गौण तरंगे, इसे अस्तरंगे भी बोलते हैं। गौण तरंगे मतलब ये बहुत कम मात्रा में होती है, सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है, ये ठोस ठोस माध्यम में ही गमन करती है। धरातलीय तरंगे जो होती है वो एल प्रकार की तरंगे होती है, एल तरंगे बोलते हैं इन्हें। और जो है ऊपरी भाग को प्रभावित सबसे ज्यादा करती है, सबसे देर तक पहुंचने वाली तरंगे यही है। और सर्वाधिक विनाशकारी जो तरंग है वो अपने धरातलीय तरंगे एल तरंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में भी, तो अपन को ये नोट करना है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की जो है तीव्रता मापने वाला यंत्र है, पीएसआई एग्जाम में पूछा गया है। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो वो एंडोस्कोप है, उस उपकरण की सहायता से जो शरीर के अंदर देखना है। एंडोस्कोप का अर्थ ही शरीर के अंदर देखना है। ठीक है, अगर किस चिकित्सा भाषा में समझाया जाए तो ये एक गैर शल्य प्रक्रिया, गैर शल्य मतलब बिना चीर फाड़ के, जिसमें डॉक्टर द्वारा खास तरह के उपकरणों का इस्तेमाल कर रोगी के शरीर के अंदरूनी अंगों को देखकर उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, तो एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों के परीक्षण के लिए या फिर देखने के लिए। ठीक है, ईसीजी ये काफी ज्यादा फेमस है, वही जिनको दिल की बीमारी होती है तो उनको, या फिर जिनको चक्कर वगैरह आते हैं या फिर बीपी वगैरह, तो उनको बोलते हैं एक बार के ईसीजी कराओ, डॉक्टर साहब बोलते हैं। तो ईसीजी होता है किसी रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो हृदय से संबंधित होता है ईसीजी, ये अपन को ध्यान रखना है। और हम बात कर रहे हैं इसके अंदर जो डिटेल्स के अंदर जो ईसीजी है कार्डियोग्राफ, इससे हृदय रोग से हृदय से संबंधित होता है, व्यक्ति की हृदय की गति की जांच होती है और हृदय की गति के ग्राफ कार्डियोग्राफ या ईसीजी कहते हैं। कार्डियोग्राफ जो वो अपन को रिपोर्ट के अंदर देता है ना, वो अपन को समझ में नहीं आता क्या आउटलाइन बन रही है, आगे कट नीचे कट, तो वो जो है वो है कार्डियोग्राफ बोलते हैं उसे, या फिर ईसीजी बोलते हैं। ठीक है, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो जो डॉक्टर है वो गले के अंदर टाक भी रहते हैं, जो डॉक्टर बन जाते हैं उनको स्टेथोस्कोप मिल जाता है, तो वो स्टेथोस्कोप होता है जो हृदय की या फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए जो है डॉक्टर अक्सर यूज करता है। और आपने देखा होगा जनरली आमतौर पर स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर किसी के शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाले हृदय जो लव डब 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 की आवाज होती है हृदय की, इसी प्रकार का आवाज करता है, डब 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 डब, तो उसको सुनने के लिए जो है डॉक्टर करता है, ध्वनियों की धड़कन की आवाज को सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप जो है स्टेथोस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, परावर्तन के सिद्धांत मतलब उससे तरंगे जो टकरा के फिर वापस आती है, जो रिफ्लेक्ट होके वो अपन को सुनाई देता है, अपन को नहीं तो डॉक्टर को सुनाई देता है, आपने नहीं सुना, मैंने सुन रखा है वैसे। परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ज्ञातव्य है कि श्वसन जो दर होती है स्पिरोमीटर से मापते हैं। श्वसन की जो दर होती है वो स्पिरोमीटर से नापा जाता है, जबकि हृदय की जो धड़कन होती है वो स्टेथोस्कोप होता है, ये यूज करने के लिए। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, किसके द्वारा? अभी हमने बताया था कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, तो जो है परावर्तन के द्वारा ही ध्वनि है वो परावर्तन के द्वारा पहुंचती है किसके? डॉक्टर के कानों तक। उपकरण मापित राशि को सुमेलित कीजिए, पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपन को ध्यान रखना है। हाइग्रोमीटर जो है आपेक्षिक आर्द्रता को जो है मापने का कार्य करता है।
हाइड्रोमीटर अपन ने बात की थी आपेक्षिक घनत्व को, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर और हाइड्रो। ग्रो और ड्रो का ड और ग का ही फ़र्क है, तो अपन को ध्यान रखना है। हाइग्रो अगर ग आ गया तो आपेक्षिक आर्द्रता से संबंधित है, हाइड्रो अगर ड आ गया तो आपेक्षिक घनत्व से संबंधित है। लैक्टोमीटर, लैक्टो जो एक शर्करा होती है दूध के अंदर पाई जाती है, तो मीटर अगर जुड़ गया तो दूध का घनत्व जो है नापने के लिए, जो है मापने के लिए वो किया जाता है लैक्टोमीटर का उपयोग। रेडियोमीटर आ गया तो विकिरण, जो तरंगे होती है रेडियो तो उससे संबंधित है, तो विकिरण जो है उनके लिए। ये आ गया डिटेल्स के अंदर देखने व्याख्या में। हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से वातावरण में उपस्थित आर्द्रता का मापन किया जाता है। यंत्र को साइक्रोमीटर भी बोलते हैं, हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं इसको, और अन्य नाम जो इसका साइग्रोमीटर भी है। और वातावरण की जो आर्द्रता होती है, मॉइस्चर जो होता है, उसको जो है मापने का कार्य किया जाता है साइक्रोमीटर के द्वारा। हाइड्रोमीटर जो है द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापक जो है यंत्र होता है, उसके आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो यहाँ तक टिक पाए तो वो सिलेक्शन को भी ले जाएंगे। मंजिल इतनी आसान नहीं होती है, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।